पूछना है किसी को, ये डाउट क्यों नहीं आता भाई? हाँ सही में, ऐसे मत बोलो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा फिर। क्या है, फीस बढ़वानी पड़ेगी सर से, ज़्यादा अच्छा पढ़ाने लग गया हूँ करके, है ना। सब समझ आया था जो कल पढ़े थे? हाँ, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ मतलब। हाँ, क्यों नहीं रहा मैम? आया था समझ में? नहीं आ रहा है? बन रहे क्वेश्चन? नहीं देखे? ख़त्म हो जाएगा तब देखोगे, फिर बोलोगे सर वो वाला क्वेश्चन। और आप बनाए क्वेश्चन? नहीं बना? पढ़ाते जा रहा हूँ तो क्वेश्चन भी करते जाओगे तब तो समझ में आएगा। अपने लेवल पे जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, जो टॉपिक होते जा रहा है, वहाँ से क्वेश्चन निकाल के बनाना है ना। आप भले बुक मत लो पंचायती राज की या बाकी सब्जेक्ट की, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड वे में ही आते हैं, तो पुराने क्वेश्चन ही आपको नए लेवल पे देखने को मिलेंगे। उसी को थोड़ा चेंज करके पूछेगा, घुमा के पूछेगा, पर क्वेश्चन नहीं बदलने वाले, क्योंकि फैक्ट नहीं बदला है। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो जो आप पढ़ते जा रहे हो, जिस दिन जो टॉपिक हो जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई बड़ा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जितना भी पढ़ लिए, यदि वहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है तो वो बनना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो घर जाओ तो साथ में क्वेश्चन एक बार पढ़ लो टॉपिक, और पढ़ के उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दिख रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे टॉपिक हो जाएगा तो पूरे उस टॉपिक का क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो आके बताओ कि भाई ये चीज़ छूट गई है, या ये चीज़ नहीं बन रही है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उस पर बात होगी। यदि आप मेहनत नहीं करोगे अपने साइड से तो मेरे को जितना पढ़ाना होगा वो मैं पढ़ा के चले जाऊंगा, और फिर आप बाद में बोलोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आप नहीं बताए या नहीं कराए, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, है ना। जब क्लास चल रही है तब थोड़ा जागरूक होके बैठो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, कल कौन कौन नहीं आया था? कल की आप बस, बाकी सब थे? समझ आया था? कल आप लोग 20 से आए थे, कहाँ से चालू हुआ था कल जब आप आए थे? तो कोई समिति देख रहे थे क्या? जस्ट स्टार्ट किए थे वहीं से? अच्छा ठीक है, तो वापस एक बार समिति को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि 2 मिनट में रिवीजन हो जाए और फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक, अपन देखे थे कि 52 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं, ये करने के लिए कि लोग अवेयर हों, एजुकेट हों, और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी पॉवर्टी, गरीबी, उसको हम दूर कर सकें। इसके लिए क्या स्टार्ट किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कि सभी समुदायों का एक साथ विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, 52 में। ठीक है, पर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया था, मैं आपको बताया था कि केवल कुछ जिलों में ही इसको लागू करके देखा गया कि इसका रिस्पांस कैसा है। रिस्पांस ठीक लगा तो इसी को हमने एक नया नाम दिया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, ये 1953 में लेके आए अपन, और इसको हम ओवरऑल इंडिया पे लागू किए। था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही, लेकिन अब इसको हम नेशनल लेवल पे अप्लाई कर दिए। ठीक है और देखे कि इस, जो हम एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट करते हैं ना अपन, ये जो ब्लॉक, या इसी को हम खंड बोलते हैं, या इसी को हम जनपद बोलते हैं, ये जो जनपद, ये पहली बार इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? इसके पहले हम ब्लॉक्स को नहीं कंसिडर करते थे, इसके पहले आपको ब्लॉक्स नहीं दिखेंगे कभी भी। हम जब हिस्ट्री भी पढ़े थे छत्तीसगढ़ की, तो याद करो हमने तहसील की बात की थी, तहसील बनाया था हमने, डिस्ट्रिक्ट बनाया था, ब्लॉक कहीं पर भी नहीं बनाया था, क्योंकि इसके पहले ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहली बार जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए तो उसके एवज में कि भाई उसको अप्लाई किस लेवल पे करना है, तो हमने बोला कि इसके लिए एक क्या बनाना पड़ेगा, हमको विकास खंड बनाना पड़ेगा, कुछ गांवों को मिलाकर एक समूह बनाना पड़ेगा, जिसको हम विकास खंड या ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, तो इसी राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के दौरान पहली बार विकास खंड की बात की गई। ठीक,
और इसी विकास खंड में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसको बोला गया डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी। क्या बोला गया उसको? विकास अधिकारी। ये कौन से लेवल पे वर्क करता था? यही ब्लॉक लेवल पे। इसी का जो आप एक स्वरूप देख रहे हो एडीओ, ये वही इसी का समझ लो पूर्वज है, पुरखा है, दादाजी हैं। हाँ के ऊपर है, हाँ ये पोस्ट अब ऊपर है एडीओ के। ये असिस्टेंट है, वो मेन ऑफिसर है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? ये पहली बार कॉन्सेप्ट कब आया है? 53 में आया है, 1953 में। और कौन से कार्यक्रम के थ्रू आया है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि 52 में तो वो पायलट प्रोजेक्ट में था, तब उसके बाद हम इसको लागू किए ना। तो वहां पर हर खंड में या ब्लॉक में एक विकास अधिकारी होता था, और इस विकास अधिकारी को हेल्प करने के लिए हर 10 गांव के समूह के ऊपर, 10 गांवों का समूह होता था, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, इसके ऊपर एक बनाया जाता था ग्राम सेवक। आज भी होता है, ठीक है, ग्राम सेवक, विलेज सर्वेंट। ठीक है, आज भी ये होता है। हालांकि अब फिक्स नहीं है कि वो 10 गांव के ऊपर होगा कि 2 गांव के ऊपर होगा, लेकिन आज भी ग्राम सेवक होता है। जनरली एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाती है अभी के सिनारियों में। ये स्टार्ट इसी समय से हुआ था, याद रहेगा दोनों बातें। ठीक है, इसी को हम देखते हैं कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी आती है तो वो रिकमेंड करती है कि ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसी के एनालिसिस करने के लिए आई थी, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा कि नहीं। तो उसने बताया कि ये जो प्रोग्राम था वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा, और रीज़न बताया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कैसे? क्योंकि जो भी लोग इसके लिए नियम या योजनाएं बना रहे थे, वो जिस लेवल पे ये योजनाओं को लागू करने वाले थे उसके बारे में अवेयर ही नहीं थे। क्योंकि भाई एक व्यक्ति एसी के रूम में बैठ के ये नहीं बता सकता कि गांव में नाली में क्या परेशानी आ रही है या क्यों नहीं बन पा रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। या मैं ये नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, तो मैं ये नहीं जान सकता कि गांव में किन किन सुविधाओं का अभाव है। ये जानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जितनी भी पावर थी सब ब्यूरोक्रेट्स के पास थी, नौकरशाही लोगों के पास थी, ऑफिसर्स के पास थी, जिसके कारण ये जो प्रोग्राम चलाए थे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये किसका कहना था? बलवंत राय मेहता। इसी की समीक्षा के लिए, कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 57 में पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, जिसने ये बताया कि नौकरशाही के कारण जो है हमारा ये प्रोग्राम अनसक्सेसफुल रहा। तो उसने बोला कि कुछ रिकमेंडेशन दी कि किस तरीके से सुधार हो सकता है, हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसने बताया कि 3 अलग अलग लेयर बनाने पड़ेंगे, स्तर बनाने पड़ेंगे, और वहां से हमको योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें उसने पहला लेवल बताया जिला लेवल। ठीक है, जिले लेवल पे योजनाओं को बनाइए और उसको नीचे के लेवल पे क्या कीजिए, आप लागू कीजिए। ठीक है, इसके लिए कौन होना चाहिए? तो इसके लिए वो बताया कि भाई क्या होना चाहिए, वहां पर जिला परिषद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। ये रेगुलेटरी बॉडी होगी, ये योजनाएं बनाएगी और उसको रेगुलेट करेगी अलग अलग लेवल पे। तो इसके नीचे 2 और लेवल बनाए गए, एक था खंड लेवल जिसको हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो समिति कार्य कर रही थी उसको कहा जाता था पंचायत समिति, पंचायत कमेटी। समझ आया? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर था इसका ग्राम स्तर, विलेज लेवल। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ग्राम पंचायतों की स्थापना की और ये बोला कि जितनी भी ग्रामीण समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं होंगी, वो गांव के लोग किसको बताएं? ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत इसको कहाँ लेके जाए? जनपद पंचायत तक। और जनपद पंचायत जो योजना बनाने वाली बॉडी है, मतलब जिला पंचायत है, वो उसको बताए। तो इसके लिए योजना और वित्त वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की पहली बार बात किसने की? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। यहाँ तक बात समझ आई थी। दूसरी बात बोली गई कि भाई जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं उनको आप राज्य स्तर पर लागू मत करो, स्टेट लेवल पे मत बनाओ, और ना ही वहां पर लागू करो। क्योंकि इसके पहले जो हम देख रहे थे, या तो योजनाएं सेंट्रल लेवल पे बन रही थी या तो स्टेट लेवल पे बन रही थी। स्थानीय लेवल पे या लोकल लेवल पे कोई भी पॉलिसीज काम नहीं कर रही थी, है ना। कोई बॉडी ही नहीं थी तो वो पॉलिसी कैसे बनाती? ऑब्वियस सी बात है ना। तो कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो कि इसके लिए काम कर रही हो। तो इसने कहा सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए कि ये जो 3 लेयर हम बना रहे हैं, 3 स्तर बना रहे हैं,
इन्हीं स्तरों पे सभी योजनाओं को हमको लागू करना होगा, तब तो वो योजनाएं जिनको पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच पाएगी। ठीक है। अब बोला योजना तो बन जाएगी, ये भी ठीक है कि भाई हमने जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर योजना बनाने वाले अधिकारों की नियुक्ति भी कर दी। अब लोग अपनी परेशानी तो बता देंगे, पर परेशानियों को समाधान देने के लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तो उनका निदान किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि एक काम करिए कि जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हो, इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाइए, फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध करवाइए। ठीक है। तब ये पंचायतें कार्य कर पाएंगी अपना और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगी। ये 3 रिकमेंडेशन किसकी है? बलवंत राय मेहता कमेटी की। याद रहेगा यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? पक्का? आगे देखें। अब इसके बाद चूंकि कांग्रेस की सरकार लगातार शासन में आएगी और एक के बाद एक, पहले जवाहरलाल नेहरू 2 टेन्योर पूरा करेंगे और उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रहेगी। ठीक है। तो अभी पंचायती राज समीक्षा के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई कि भाई पंचायती राज काम कैसे कर रही है, क्या ये सही तरीके से वर्क कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसका सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जानने की कोशिश भी नहीं की गई। बल्कि जो बीच बीच में परेशानी आई, मान लो कि पंचायत को कार्य करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों के लिए पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे ही कमिटी बना दी गई और उसके लिए वो रिकमेंडेशन दी, जिसका हमको नाम याद करना है। मैं आपको बोला था, अभी दिखाता हूँ पीपीटी में उन सब का नाम, है ना, जिनमें से कम 3-4 नाम मैं आपको बता दूंगा कि जो कि आपको याद रखना ही है। अदर देन आप सभी याद रख सकते हो, यदि आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके बाद हम तब तक इसकी समीक्षा नहीं करवाएंगे जब तक सरकार नहीं चेंज होती है। और सरकार अब कब चेंज होगी? सीधे 1977 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो चुनाव हारी। ठीक है। और उसके बाद वापस चुनाव हुए, तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के आई। ठीक है। जिसमें मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। तब वो पहली बार ये बोलते हैं कि भाई आज तक हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बना लिया, स्थानीय स्तर पर लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, पर फिर भी प्रोग्रेस जैसी दिखनी चाहिए वैसे क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है। तब उन्होंने पहली बार इसकी समीक्षा के लिए फिर से एक समिति बनाई। अब जो समिति बनी, जो ये बलवंत राय मेहता थे, उन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम है अशोक मेहता। ठीक है। उनकी अध्यक्षता में फिर से एक कमेटी बनाई गई, जिसके जो उनका नाम था उसी के नाम पे इस कमेटी का नाम है। मतलब क्या बोला जाएगा इसको? अशोक मेहता समिति। ठीक है। तो जो बीच की समितियां हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां से उस पीडीएफ को देख के, समिति का नाम है और किस सब्जेक्ट पे वो बनाई गई है, कब बनाई गई, ये 3 टॉपिक उसमें लिखे हुए, तो आप वहां से उसको कवर करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अशोक मेहता समिति। क्यों लाई गई समझ आ रहा है? अशोक मेहता समिति, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? हाँ। अशोक मेहता कमेटी इंग्लिश में लिखना चाहो तो कब आएगी ये? 1977। ठीक है। क्यों आई थी समझ आया? समझ आया भाई? क्यों आई थी समिति? हाँ। क्यों आई थी? ये अशोक मेहता समिति हम क्यों लेके आए बताइए? बताया ना अभी, क्यों लेके आए? नहीं पता? तो मैं क्या बताया, पूछना नहीं समझ आया तो पूछो ना भाई। क्लास से डाउट लेके घर नहीं जाना है। ठीक है क्या? नहीं समझ आया, एक बार बोला नहीं समझ आया तो बोल दो कि भाई सर एक बार और बोल दो, मैं दोबारा बोल दूंगा, पर डाउट लेके घर नहीं जाना है। ठीक है। जो पढ़े वो बनना चाहिए जाने के बाद, ऐसा नहीं कि अब अभी इसलिए नहीं पूछे कि भाई इतने लोग के सामने कैसे पूछूंगी, मेरे को नहीं समझ आया, बाकी सबको तो आ गया, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है क्या? नहीं समझ आया 2 बार समझा दूंगा, 3 बार समझा दूंगा, पर समझ आना चाहिए। जो क्लास में बोला हूँ वो तो समझ आए, इतना तो करना है।
ठीक है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि पूछूंगा कैसे, कोई परेशानी नहीं है, सब गधे ही हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, आया समझ में क्यों लाई गई थी। हम्म, उसकी समीक्षा के लिए। हम्म, लाया गया था। क्यों लाया गया था मैडम, क्यों लाया गया था ये कमेटी को, अशोक मेहता कमेटी? नहीं पता मैडम? हम्म, हम्म, पीछे क्यों लाया गया था? रीचेक करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज को, और उसके लिए एक पर्टिकुलर वो बनाई थी कमेटी। वेरी गुड, ठीक है, एक ही आंसर बस सही है। जब मैं बता रहा हूँ कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है पिछले 57 से 77 तक, ठीक है, तो इसकी समीक्षा की जानी थी, पंचायती राजों की समीक्षा की जानी थी कि पंचायती राज ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ना ही ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, ना ही सरकार से रिलेटेड है। सरकार चेंज हुई इसलिए आया, लेकिन लाया क्यों गया, तो रीज़न था पीछे कि पंचायती राजों की समीक्षा करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना था इसका काम, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, कितना डेवलपमेंट हुआ है इनके आने से। बात समझ आई अब? रीज़न पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं है एडीओ की, हो सकता है एडीओ में ही आ जाए, हो सकता है बाकी आप फ्यूचर में कभी एग्ज़ाम दिलाओ उसमें आ जाए, लेकिन रीज़न कई बार पूछा जा चुका है। बलवंत राय मेहता समिति क्यों गठित की गई थी, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। बात समझ आई? और अशोक राय मेहता समिति क्यों गठित की गई थी, तो अशोक मेहता समिति इसलिए गठित की गई थी कि वो पंचायती राज संस्थानों की समीक्षा कर सके कि ये ठीक से काम कर पाए हैं कि नहीं और इनके आने से कितना डेवलपमेंट हुआ है। लिख लो नहीं तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, खतरनाक पढ़ते हो भाई। अरे नहीं समझ आया तो 2 बार पूछ लो, सर नहीं पता ऐसे करके, एक बार और बताओ। आप बस सही बताए, बाकी लोग आस पास घूमते रह गए। ठीक है, रीजन समझ आया क्यों आया? हाँ, पंचायती राज संस्थानों की समीक्षा के लिए यह समिति बनाई गई थी, टू रिव्यू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आगे बढ़े, अब समझ आया? ठीक है, 77 में ये समिति बनी थी, 1977 में। 1978 में ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। ही प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट इन 1978, 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इसने 132 रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, 132 सिफारिशें की थी, जिसमें से 132 की 132 हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ जो जरूरी रिकमेंडेशन है उसको हम पढ़ेंगे। जो समिति पढ़ रहे हैं, मैं पिछले बार भी बताया था पहली क्लास में कि इस इतिहास से ही 3 से 4 और 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हल्के में मत लो। और जो पंचायती राज, जो आप एग्ज़ाम जिसके लिए यहाँ पे बैठे हो एडीओ के लिए, उसमें तो पंचायती राज बाकी विषयों से सबसे ज़्यादा हावी है। ठीक है, भले क्वेश्चन का लेवल 20-20 ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायती राज तीनों अदर सब्जेक्ट, ग्रामीण विकास और उससे भी रिलेट करेगा, आजीविका से भी। तो आपको बिल्कुल, यदि ये समझ आया तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ आएगा, ये समझ आया तो आपको आजीविका भी समझ आएगी, ये समझ आया तो आपको ग्रामीण विकास भी समझ आएगा।
और यही नहीं समझ आया तो फिर बाकी सब्जेक्ट में तो वैसे भी। और अभी सबसे बड़ा परेशानी ये है कि हमको बीट करना है पीजीडीआरडीए वालों को, ठीक है। तो हम कम नंबर लाके काम नहीं चला सकते कि एवरेज नंबर ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमको मेरिट ही टारगेट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स चाहिए हमको इस एग्ज़ाम में। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कि जितना ज़्यादा हो सके उतने नंबर हमको मिलने चाहिए। मान लो 100 में आप ऑलरेडी 85 नंबर पे खेल रहे हो। 85 पे क्यों? क्योंकि भाई 15 तो पहले से रिजर्व है ना, वो उसी को मिलेगा जो पीजीडीआरडीए किया हुआ है। तो यदि आप 100 में 100 भी ले आते हो तो आपका नंबर कितना काउंट होने वाला है? 85 ही काउंट होने वाला है। बात समझ आ रही है? इसलिए कोशिश ये रखनी है कि कितनी भी बुरी हालत हो हमारा नंबर हमेशा 75 प्लस ही हो, जो कि आसान काम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वही कर पाएगा जो डेली बेस पे मेहनत कर रहा है और लगातार पढ़ाई कर रहा है। यदि आप सोचोगे कि आराम से 1 महीने में रिवीजन कर लूंगी, अभी क्लास क्लास कर लेते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा, और डाउट रह गया मन में तो भी नहीं हो पाएगा। तो अपने साइड से भी मेहनत और क्लास में भी जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान, दोनों ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? तो जहाँ नहीं समझ आ रहा है 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, पर डाउट लेके घर मत जाओ, ठीक है। और घर जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखो ताकि डाउट आए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो डाउट ही नहीं आएगा, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर लास्ट में लगेगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आ गई, अरे ये वाला तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा। अभी करके देख लो ना, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखें इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी सिफारिशें देखने वाले कि इन्होंने क्या क्या सिफारिश की, ठीक है। रिकमेंडेशन या सिफारिश, इन्होंने पहली सिफारिश की क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी 3 लेयर पे वर्क कर रही थी। 3 लेयर्ड पंचायती राज सिस्टम था। यहाँ पर इन्होंने बोला 3 लेयर्ड अभी वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जगह पर आप क्या कीजिए, 2 लेयर्ड कर दीजिए इसको। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की इन्होंने। क्या बात की? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय पंचायती राज, ठीक है, समझ आया? द्विस्तरीय पंचायती राज कौन कौन सा लेवल होता था? तो इसमें इन्होंने जिला लेवल तो वैसे ही रखा, ठीक है। जिले में कौन वर्क कर रहा था? जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि अब जो ब्लॉक और ग्राम का लेवल था, मतलब खंड और ग्राम का जो स्तर था, ब्लॉक और विलेज का लेवल था, इसको मर्ज कर दो, ठीक है। और मर्ज करके क्या करो कि हर 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार की जो जनसंख्या होगी, इस जनसंख्या पे एक मंडल बनाओ। क्या बनेगा? मंडल, ठीक है। 15 हजार से 20 हजार की जनसंख्या पर एक मंडल बनाओ और इस मंडल में क्या बना दो? मंडल पंचायत, ठीक है। ये 2 लेयर होनी चाहिए बोला इन्होंने। बात समझ आई यहां तक? यहां कोई समस्या? ये बोल रहे हैं ग्राम स्तर को खत्म कर दो और ब्लॉक स्तर को खत्म कर दो, इसका बेस बना दो आप जनसंख्या को, और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 हजार के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और उस पर एक मंडल पंचायत बना दो जो कि इन दोनों के ही काम की समीक्षा कर ले, जिसको देख ले और उसको अप्लाई कर ले, ठीक। पहली रिकमेंडेशन समझ आएगी, ठीक। क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो चुका है और इस प्रोग्राम से पहली बार हमको पता चला कि पूरे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि मुख्य धारा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जब आप मेरे साथ सीजीपीएससी पढ़ रहे थे तो याद होगा, जब हम जनजाति पढ़े थे तब मैं आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर भी बताया था, और बताया था कि पहली बार जो एसटी एससी का कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद ही आया था, बताया था। कुछ याद आ रहा है ऐसा? नहीं पढ़े हो? हाँ, पढ़े हो? नहीं? नीरा मैडम, याद आ रहा है ऐसा कुछ? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हमने पहली बार विशेष पिछड़ी जनजातियों को रिकॉग्नाइज किया था। और ये जो जनजाति वाला कॉन्सेप्ट है कि एससी और एसटी को भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा, हालांकि ये शुरू से है,
पर इसका मेन हमको पता कब से चला, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद से। ठीक है, तो हमने उन पे ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की, इसलिए दूसरी रिकमेंडेशन का जन्म होता है यहाँ से। इन्होंने कहा कि जब पंचायत आप चुनाव करवा ही रहे हो तो ऐसा करो कि एसटी और एससी को रिजर्वेशन दो इस चुनाव में, ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी, पहली बार रिकमेंडेशन मिली है ये, एसटी और एससी को रिजर्वेशन देने की पंचायत में। कौन करेगा ये? अशोक मेहता कमेटी, याद रहेगी, लिखते जाओ साथ में। रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की बात कही। हाँ जी, हाँ जी, पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव में। ठीक, यहाँ तक समझ आया? और क्या बोले, अभी तक जो पंचायत के पास पैसा आ रहा था, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था भाई कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराइए, तो वित्तीय सहायता वहीं से जनरेट तो नहीं हो रही थी, इसको कहाँ से मिल रही थी? राज्य सरकार से भेजी जाती थी वित्तीय सहायता। कई बार समय पे मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी, तो जब मिलती तब काम होता, जब नहीं मिलती तो काम नहीं हो पाता। तो अशोक राय मेहता ने बोला कि इनको वित्तीय सहायता की डिपेंडेंसी ही खत्म कर दो ना, ये क्यों राज्य पर डिपेंड रहे, इनको क्या दे दो? टैक्स इम्पोज करने की पावर दे दो, टू इम्पोज टैक्स, पावर टू इम्पोज टैक्स, करारोपण की शक्ति प्रदान करने की बात कही। ठीक है, कि कर लगाने की शक्ति दे दो, तो ये वहीं कर लगाएंगे लोगों के ऊपर, अलग अलग चीज़ों पे, जैसे आप मकान कर पटाते हो, जल कर पटाते हो, भूमि कर पटाते हो, ये सब पटाते हैं ना अपन, उसी के अमाउंट से, उसी के रेवेन्यू से हम क्या करेंगे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का संचालन करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहा इन्होंने? करारोपण की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए पंचायतों को। ठीक है, लिख लीजिए, पंचायतों को करारोपण की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। ठीक, वित्तीय सहायता और करारोपण दोनों अलग अलग है, ये समझ आया कि नहीं सबको? पहले हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पैसा लेके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे थे, पर इन्होंने बोला कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास सही समय पे वित्तीय सहायता पहुंच नहीं पा रही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि उन्हीं को टैक्स लगाने की आप पावर दे दीजिए, वो टैक्स लगाएंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, और टैक्स कलेक्ट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसी रेवेन्यू का यूज करके वो अपने पंचायत का डेवलपमेंट करेंगे। बात समझ आई? दूसरी बात इन्होंने कही, मतलब अगली बात इन्होंने कही कि यदि कोई भी पंचायती राज चुनाव होता है, तो यदि कहीं पर पंचायत में कोई पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर उस पद को भरा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव ही नहीं होते थे। मान लो कोई बीच में इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो वो पोस्ट ही खाली हो गई, फिर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो पहली बार इन्होंने क्या बोला कि जो पुनः चुनाव है वो 6 माह के भीतर कराए जाएं। ठीक है, रिक्तियों को 6 माह के भीतर भरा जाए। वैकेंट मस्ट बी कंप्लीट विद इन 6 मंथ। ठीक है, याद रहेगा। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इन्होंने दी, हालांकि ये आज के समय में लागू नहीं है, केवल नगरीय निकायों में देखने को मिलता है, पंचायतों में देखने को नहीं मिलता। इन्होंने बोला जो ये पंचायत के चुनाव आप करवा रहे हो, इन चुनावों में दलगत राजनीति का प्रवेश होना चाहिए। मतलब ये चुनाव कैसे होने चाहिए? दलों के आधार पर होने चाहिए, पार्टीज के आधार पर होने चाहिए। हाँ, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दलगत राजनीति का समावेशन किया गया। दलों के आधार पर, जैसे अभी आप पंचायत चुनाव देखोगे तो वहां पर जनता पार्टी या भाजपा, कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलते हैं जो कि पहले से फिक्स होते हैं कि भाई 1 नंबर पे जो भी चुनाव लड़ेगा, यदि वो पंच है तो उसको सीढ़ी छापी मिलेगा, यदि वो 2 नंबर पे चुनाव लड़ रहा है तो कंफर्म है कि उसको रापा छाप ही मिलेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है, तो पहले से फिक्स कर दिए हैं, ना कि आप किसी पार्टी से रिलेट करके अपने आप को लड़ सकते हो।
जबकि यहीं आप नगरीय निकाय के चुनाव देखोगे तो वहाँ पर जो पार्षद और महापौर चुने जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी से उनको टिकट दी जाती है उस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं। बात समझ आ रही है? देखियो अभी चुनाव हुए हैं, आप बिलासपुर में देखोगे चारों तरफ आपको कहीं पर कमल फूल दिखेगा, कहीं पे पंजा छाप दिखे, है ना, सब जगह लगा हुआ है। लेकिन यहीं पर आप अभी इसी समय पे चुनाव हो रहे हैं ग्राम पंचायत के पंचायतों में, ठीक है, जनपद जिला के चुनाव हो रहे हैं, वहां जाओगे अभी तो आपको ऐसा कोई भी झंडा नहीं दिखेगा, पर्टिकुलर व्यक्ति और पर्टिकुलर एक तरीके का चुनाव चिन्ह, ठीक है। सभी जगह जहां पर भी सरपंच होंगे तो वही नारियल छाप मिलेगा, वही पतंग छाप मिलेगा, सब जगह पर वो फिक्स होता है नाम के हिसाब से कि जिसका नाम पहले आ रहा है उसको कौन सा चिन्ह मिलेगा, दूसरा आ रहा है तो उसको कौन सा चिन्ह मिलेगा। ऐसे बहुत सारे चिन्हों को पहले से ही डिसाइड करके रख लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, ये आएगा कि किसको कौन सा चिन्ह। हाँ, जैसा आपका नाम होगा, जिस नंबर पे आपका नाम आएगा वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका नाम कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। उस नंबर के हिसाब से डिसाइड होगा कि पहले नंबर व्यक्ति का चुनाव चिन्ह क्या होगा, दूसरे नंबर व्यक्ति का चुनाव। आप उसको खुद से मांग नहीं कर सकते, वो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि मैं ये चुनाव चिन्ह नहीं चाहता, ऐसा नहीं बोल सकते आप। जो मिला उसी में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। बोला ना कि ये क्रम के हिसाब से ही दिया जाता है। यदि आपका नंबर दूसरे क्रम में आ रहा है तो आपको रापा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। हाँ, क्या हो गया? ठीक है। और वैसे भी इन सब जो चुनावों में जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात होती है, वहाँ पर चिन्ह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव है, गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, है ना, तो उनको दलगत राजनीति से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। और ये जरूरी भी था, यदि वहाँ पर वो पार्टी बेस्ड चुनाव करवाते तो सोचिए कि हर एक गांव कई पार्टीज में बढ़ जाता, ठीक है। तो इसलिए योग्य व्यक्तियों को ऊपर लाने के लिए उन्होंने किया कि भाई इसमें कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं लेते अपन, बिना पार्टी के चुनाव करवाया जाए ताकि जो योग्य लोग हैं वो ऊपर आ सके, ठीक है। हालांकि आज की राजनीति बहुत बदल चुकी है, तो ये चुनाव चिन्ह नहीं मिलते, फिर भी कहीं ना कहीं पार्टी का एजेंडा रहता है, पार्टी का सपोर्ट रहता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंचायतों में बैठें, ठीक है, ताकि हमारी सरकार के जो काम है उस पंचायत में दिखाई दें, ठीक। तो इसलिए बैक सपोर्ट मिलता है, पर डायरेक्ट आप चुनाव चिन्ह लेकर नहीं लड़ सकते पंचायत चुनाव। बात समझ आई? ये सारी रिकमेंडेशन थी आपकी अशोक मेहता समिति की जो हमने लिखी, ठीक है। अशोक राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट है, इसको वो अप्लाई कर पाते इसके पहले ही मुरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, ठीक है। वो इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि पावर्स होती हैं किसके पास, स्टेट के पास। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो पंचायती राज है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है, तो राज्य का विषय था, इसलिए कुछ राज्यों ने इन रिकमेंडेशन को अपने यहाँ पर लागू किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, नाम लिख लो, पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये तीन ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना को अप्लाई किया, ठीक है, याद रहेगा। सरकार गिरी, वापस फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने फिर से एक नई समिति बनाई पंचायतों के लिए, जिनको बोला जाता है दांतेवाला समिति, दांतेवाला कमिटी, हाँ, दांतेवाला समिति, ठीक है। दांतेवाला ये कब बनी थी? ये 1979 में बनी थी, 9 दांतेवाला,
सॉरी 8 था ना, 8 में छोड़े हैं ना अपन, 8 में ही बनेगी। ठीक, दांते वाला समिति। इसकी रिकमेंडेशन सभी याद रखने की जरूरत नहीं, केवल एक रिकमेंडेशन हम याद रखेंगे। इसने बोला जो ब्लॉक लेवल था, खंड स्तर था, जो योजना बनती है वो वहां पर बनाई जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की। योजना का निर्माण, पॉलिसीज या स्कीम कहां पर बनाई जानी चाहिए? ब्लॉक लेवल पे बनाई जानी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग मस्ट बी इन ब्लॉक लेवल। खंड स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा बोला इन्होंने। खंड स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। खंड स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया जाना चाहिए, सॉरी, खंड स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाए। ठीक है, याद रहेगा दांते वाला समय। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से एक बार काट दो क्योंकि मैं ही तो बोल रहा हूँ ठीक है, यहाँ तक समझ आया। दांते वाला कमेटी याद रहेगी, कब बनी है ये? 1978 में। इसके बाद अगला जो हम याद रखेंगे सीधे 1978 के बाद 1984 में एक कमेटी बनाई गई। अभी ये समझ लो लास्ट पीरियड चल रहा है जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होने वाली है। ठीक है, तो इस समिति को बोला जाता है हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति कब बनी थी? 1984 में। ठीक है, हनुमंत राव समिति। देखें, इसकी भी रिकमेंडेशन मिलती जुलती है। इसने ब्लॉक लेवल पे बोला था, इसने बोला ब्लॉक लेवल पे काम नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे योजनाओं का निर्माण करो। ठीक है, तो योजनाएं कहाँ बनाई जानी चाहिए? जिला स्तर पर बनाई जानी चाहिए, ऐसा बोला इन्होंने, हनुमंत राव समिति। हाँ, ठीक। इसी समय जब इंदिरा गांधी थी तो इन्होंने दो योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक तो इन्होंने बोला कि ग्रामीण विकास पे हमको जोर देना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट पे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि गरीबी उन्मूलन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने ये दोनों मुद्दों को हाईलाइट किया और इसी के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, 5 ईयर पॉलिसीज़, उसका फोकस यहीं पर रहा कि भाई गरीबी किया जाए और ग्रामीण विकास कैसे किया जाए। ठीक है, लेकिन इसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 84 में, हत्याकांड। ठीक है, इंदिरा गांधी हत्याकांड, गोली मार दी जाती है इनको। और इसके बाद जो नई सरकार बनती है वो बनती है राजीव गांधी की। अब उनको पता था कि जो उनकी माता जी हैं इंदिरा गांधी, वो क्या कर रही हैं? गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पर कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी समीक्षा करने के लिए भाई कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कैसे सही हो सकता है, हम कैसे गरीबी उन्मूलन करेंगे, पॉवर्टी एरिक्शन करेंगे, कैसे होगा ये। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक नई समिति बनाई जो कि इस पर विचार कर सके। किसकी समीक्षा के लिए? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की समीक्षा करने के लिए। टू रिव्यू पॉवर्टी इरिक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। पॉवर्टी एरिडिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। टू रिव्यू पॉवर्टी एरिडिकेशन एंड पॉवर्टी एरिडिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस समिति का नाम था GVK ठीक है, GVK राव समिति। GVK राव समिति कब बनाई गई थी? 1985 में बनाई गई थी। ठीक है, GVK राव समिति, याद रहेगा।
जीवीके राव समिति क्यों बनी थी, पहले कारण बताया हूँ आपको। ठीक है, ये बोलेगा क्या, ये बोलेगा कि अभी भी जो ब्यूरोक्रेसी है इसके ही कारण पंचायती राज संस्थान कमजोर हो गए हैं। ठीक है, ये क्या बोलेगा, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के कारण ही जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर पड़ गए हैं और इसकी स्थिति कैसी है, तो बिना जड़ वाली घास के समान है। ये स्टेटमेंट पूछ चुका है। ठीक है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा है। ठीक है, ग्रास विथआउट रूट्स, कौन बोला है, जीवीके राव समिति, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत नहीं है ऐसा बोलती है जीवीके राव समिति। ठीक है, ग्रास विथआउट रूट्स। ठीक, देखें आगे इसको, इसकी सिफारिशें, इसने भी बहुत सारी सिफारिशें की जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश हमको याद रखनी है। जैसे इसने, इसकी पहली सिफारिश थी, इसने पहली बार बोला कि आप एसटी एससी को तो रिजर्वेशन दे रहे हो लेकिन आपने महिलाओं को तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, एसटी और एससी के साथ महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, विमेन रिजर्वेशन की बात की इसने। ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, he talks about women reservation, he recommended for women reservation, महिला आरक्षण की बात इन्होंने की। ठीक है, ये याद रहेगा। एसटी एससी के साथ किसको रिजर्वेशन दे दो, बोले महिलाओं को। अभी तक पंचायतों का कार्यकाल निश्चित नहीं था, सब अपने हिसाब से पंचायतों का कार्यकाल डिसाइड करके रखे थे। कई जगह तो चुनाव नहीं कब से बना, ऐसा स्थिति हो जा रहा था। तो इन्होंने बोला कि पंचायतों का कार्य 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, द टेन्योर ऑफ पंचायत मस्ट बी फॉर 5 ईयर्स। पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। ठीक, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। पहली बार ये रिकमेंडेशन कौन दे रहा है, जीवीके राव समिति। पूछेगा रिजर्वेशन की बात किसने की, पहली बार महिला रिजर्वेशन की बात किसने की, पहली बार पंचायती राज के कार्यकाल की बात किसने की, पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की। ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, बहुत कम है ना, आपको वहाँ से निकाल के बता रहा हूँ। तो आप इसको छोड़ के मत चले जाना कि ये तो क्या ही पूछेगा, नहीं पूछेगा, समझ सोच पूछता है, कई बार पूछ चुका है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मेरी बात समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, ये समझ आया। दो चीज़ें, क्या क्या बोला, पहली बात बोला कि महिलाओं को आरक्षण दो, दूसरा बोला कि इनका टेन्योर फिक्स कर दो, इनका कार्यकाल फिक्स कर दो। ठीक, इसने अगली बात बोली कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त को हमको नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, जिले स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की बात की गई, जिसका पद जो कलेक्टर से आगे के पद का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, कलेक्टर को नहीं बोल रहा है, कलेक्टर से ऊपर के व्यक्ति को बोल रहा है ये। ठीक है, on district level a district development commissioner should be appointed। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कि कलेक्टर से ऊपर के स्तर का व्यक्ति होना चाहिए। who must be upper level than collector। समझ आया। ठीक है, जो कि योजनाओं की मॉनिटरिंग करे, जैसे आज होते हैं ना संभाग आयुक्त,
ठीक है, जो कि जो भी योजनाएं होती है संभाग स्तर पर यदि उसको लागू करना होता है तो ये किसके पास आती है, संभाग आयुक्त के पास, और संभाग आयुक्त इसको मॉनिटर भी करता है, लागू भी करवाता है, दोनों ही काम उसके। ठीक है, इसी की बात इसने पहली बार की थी, ये याद रहेगा। इसने पंचायत के 4 स्तर की बात की। ये क्या बोलता है, पंचायत का कितना स्तर होना चाहिए, 4 स्तर। एकमात्र ऐसी कमिटी है जिसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, 4 स्तरीय पंचायती राज। ठीक है, 4 स्तरीय। नया स्तर कौन सा जोड़ा, तो इसने नया स्तर जोड़ा राज्य। ठीक है, और बोला राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए। ठीक है, राज्य विकास परिषद, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए स्टेट में। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा बोला। बाकी जो जिला था वहां पर जिला परिषद ही रहेगा। ठीक है, जिला में जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, यहाँ पर इसने खंड स्तर पर मंडल पंचायत की बात की है, याद रखिएगा। इसने खंड को क्या बोला, मंडल स्तर, खंड को ही बोला मंडल स्तर, और यहाँ पर क्या बनाया जाना चाहिए, मंडल पंचायत। ठीक है, और अंतिम स्तर था ग्राम, और ग्राम में ग्राम पंचायत की नियुक्ति की जानी चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। वो पी के जो थुंगन है वो पार्टी के अंदर पहली समिति, मतलब पी के थुंगन जो समिति है वो किसी पार्टी के लिए बनाई गई पहली समिति है। अभी आएगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, दोनों समिति में फर्क है, अभी बताता हूँ। ठीक है, मतलब वो एक संसदीय समिति है जो संसद में बनाई जाती है। दो अलग अलग तरीके की समिति होती है। देखो, किसी पर्टिकुलर कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए, पंचायती राज को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई पहली समिति जो हम पढ़े वो। ठीक है, जब कोई कमिटी बनाई गई, जैसे मान लो निर्भया केस हुआ था, तो पर्टिकुलर निर्भया केस को देखने के लिए ही एक समिति बनाई गई, वो उस केस से रिलेटेड है। ऐसी पंचायती राज से रिलेटेड समिति ये है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो आगे वाली समिति, वो संसदीय समिति थी। जब कोई समिति पहले बता दी कि भाई ये जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए कोई रिकमेंडेशन आई, तो अब ये रिकमेंडेशन संसदीय समिति के पास जाएगी। संसद के लोग एक समिति बनाएंगे और वो समिति इस समिति के जो भी रिकमेंडेशन रहेगी उसकी समीक्षा करेगी कि भाई ऐसा वाकई में होना चाहिए कि नहीं। यदि वो भी उसको बोलेगी कि हाँ ठीक है ऐसे ही होना चाहिए, तो वहाँ पे भी तो पहली बार हो गया ना, पहली बार संसदीय समिति ने क्या किया, महिला रिजर्वेशन की बात की। फिर यही काम कई लोग क्या करते हैं, पार्टी लेवल पे करते हैं, अभी ये भी देखेंगे हम। ठीक है, पार्टी लेवल पे देखो, जब हम सीजीपीएससी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पंचायती राज एक लेवल नीचे है। नीचे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। यहाँ पर जब हम एडीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो पंचायती राज हमारा मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उतना तो सिर्फ यहीं से ही आ जाएगा, पंचायती राज से। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेवल अप है पंचायती राज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा। सीजीपीएससी या व्यापम में जब हम पढ़ते हैं इसी को तो बहुत कम पढ़ते, क्योंकि पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है एडीओ का ये बेस ही किस पे है, पंचायती राज सिस्टम पे। इसलिए हम यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को थोड़ा और ज़्यादा अंदर जाके देख रहे हैं। आप जितने अंदर जाते जाओगे उतनी नई नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, कई जैसे सब्जेक्ट हैं, यदि हम पर्टिकुलर भूगोल को ही पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आप जाओगे तो हर एक एक चीज़ पढ़ोगे कि भाई यदि अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुराना पर्वत है तो क्यों है, ये भी पढ़ोगे।
अभी हम जब पढ़ते हैं तो बस ये जान लेते हैं कि भाई अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, क्यों है ये नहीं पढ़ते। तो ये भी वही कंडीशन है कि अब हम पंचायती राज के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हर चीज़ आप पढ़े हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर क्लास है वो पंचायती राज पे ही बेस्ड है ना। वहाँ पर हमको पंचायती राज भी पढ़ना था, कल्चर भी पढ़ना था, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना था, तो वहाँ हम उस लेवल पे ऊपर ऊपर से निकल गए। जरूरी नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये संसदीय समिति है और ये ऐसा समिति, उसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर उसको पढ़ेंगे। बात समझ आई? 4 स्तर बनाए गए, ये समझ आया, ठीक है। GVK समिति समझ आई, ठीक। अगली कमिटी पे चलते हैं, LM सिंघवी कमिटी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, 1986। 1986 LM सिंघवी कमिटी, ठीक। इसकी बाकी रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट सेम थी। इसने भी बोला कि जो पंचायत होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ठीक है। लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हो सकता है पर्टिकुलर समिति के बारे में पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसने किसकी बात की? त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की LM सिंघवी समिति ने, ठीक है। इसकी सबसे मेन रिकमेंडेशन क्या थी कि LM सिंघवी ऐसी पहली समिति है जिसने पहली बार बोला कि पंचायती राज को किसका दर्जा दिया जाना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा पहली बार LM सिंघवी समिति ने बोला था। LM सिंघवी कमीशन पहले बोला कि 3 लेयर्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला कि क्या होना चाहिए कि अभी तक आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं किया और इसीलिए सारी संरचना दिख रही है वो कहीं पर दिख रही है, कहीं पर 4 स्तरीय दिख रही है, कहीं पर 3 स्तरीय दिख रही है। तो इसमें एक रूपता आए, यूनिफॉर्मिटी आए, इसलिए जरूरी क्या है कि इसको क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा। यदि आप संविधान में एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दोगे तो एक एकरूपता आ जाएगी कि भाई उसी के अराउंड ही फिर इनका फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहली बार LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही, ठीक है। अब चूंकि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा रहा है तो ये भी बोले कि एक काम करो कि जब संवैधानिक दर्जा प्रदान कर रहे हो तो साथ में क्या बना लो? एक राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए पंचायतों के लिए, जो कि किसको फंड राइज करेगा? पंचायतों को और स्थानीय निकायों को। राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की। स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तीनों रिकमेंडेशन याद रहेगी? LM सिंघवी, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसने क्या की है? संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, अगली समिति का नाम है PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति कब बनाई गई थी? तो ये 1988 में बनाई गई थी, 1988, ठीक है। PK थुंगन समिति, समझ आया? हाँ। अब ये भी क्या बोलेगी? महिला आरक्षण की बात की, जो आप पूछ रहे थे ना। क्यों? क्योंकि अब ये जो समिति बनाई गई है ये एक संसदीय समिति है। क्या बोला? समझ आया? LM सिंघवी समिति ने बोल दिया था पहले, LM सिंघवी समिति ने बोल दिया ना भाई, ये रिकमेंडेशन पहले से आ चुकी है ना। अब उसी रिकमेंडेशन को ये रिपीट करेगी, उसी की समीक्षा करेगी कि जो ये समिति की रिपोर्ट आई है LM सिंघवी समिति की, वो समिति की रिपोर्ट सही है कि नहीं है, इसको संसद के सामने रखा जाना चाहिए कि नहीं,
ठीक है, इसलिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया जिसका नाम था पी.के. थुंगन समिति। ठीक है, और इसने किसकी समीक्षा की? एल.एम. सिंघवी समिति के रिपोर्ट की समीक्षा की कि ये सही है कि नहीं है, और उसने उसी के रिपोर्ट के आधार पर और पुरानी जो समिति बनी थी उन सभी के रिपोर्ट के आधार पर उन सबकी समीक्षा करते हुए एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की। ठीक है, इनकी भी पहली रिकमेंडेशन क्या याद रखनी है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की। पहली बार किसने की? तो एल.एम. सिंघवी ने की, लेकिन उसी को पहली संसदीय समिति बोल दे तो क्या हो जाएगा? पी.के. थुंगन। ठीक है, हालांकि ओवरऑल ये दूसरी रिकमेंडेशन है, दूसरी बार मांग हो रही है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की, लेकिन यदि संसदीय समिति बोल दे तो ये पहली मांग हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है, क्या बोला? ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी बात बोला कि एसटी, एससी और महिलाओं को क्या दिया जाना चाहिए? रिजर्वेशन देना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। एसटी, एससी एंड वीमेंस, याद रहेगा? एसटी, एससी और महिलाओं को आरक्षण की बात की। इसने भी माना कि जो पंचायतों का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, और अंतिम इसने बात बोली कि भाई जो व्यवस्था है वो वाकई में त्रिस्तरीय ही होना चाहिए, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। ठीक है, अब ये समझ लो मैंने आपको बहुत सारे नोट्स दिए, तो अब उस नोट्स को पढ़ के आप कंपाइलेशन कर रहे हो, ये वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कि अलग अलग समितियों ने अलग अलग, जैसे आप बहुत सारे सर हैं, मान लो आप मेरा यहाँ मेरे से पढ़ लिए ऑफलाइन, हो सकता है घर गए एक यूट्यूब वीडियो देखे, ऑनलाइन पढ़ लिए, फिर कोई आपके भैया थे जो कि पंचायती राज थोड़ा पढ़े हुए थे, पहले से जानते, उनसे थोड़ा सा पढ़ लिए। अब तीनों से पढ़ने के बाद आपने एक समराइज नोट्स बनाया, ठीक है, जिसमें तीनों की ही बातें लिखी हुई थी। तो अब उस नोट्स को जब आप देखोगे तो उसमें जो मैं पढ़ाया वो भी लिखा मिलेगा, जो आप यूट्यूब से देखे वो भी लिखा मिलेगा, जो आपके भैया ने पढ़ाया वो भी लिखा मिलेगा। ठीक है, यही काम कौन कर रहा है? पी.के. थुंगन समिति, कि अब तक जितनी समितियां बनी उनकी जो जो रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशन में से जो सूटेबल रिकमेंडेशन थी उन सभी रिकमेंडेशन को इसने अपने रिपोर्ट में बताया कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? अगली समिति हम याद रखेंगे पी.के. थुंगन समिति के बाद गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति, ठीक है। अभी समिति बस क्यों बन रही है? एक ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये लोग अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? समिति बस क्यों बन रही है? क्योंकि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर हम देखें अशोक मेहता समिति, यहाँ पर बीजेपी की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार गिरी और हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? यहाँ पर एल.एम. सिंघवी समिति देखे, ठीक है, जो कि किसके समय पे आई होगी? राजीव गांधी के समय पर। राजीव गांधी ने एल.एम. सिंघवी समिति बनाई तो वो पहली बार उनके द्वारा बनाई गई पंचायती राज पर पहली समिति। अब उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए पहली बार संसदीय समिति बनाई गई। ठीक है, कार्यकाल अभी उन्हीं का ही चल रहा है। फिर अब वो बोले कि ठीक है, ये तो सही बात है कि संसदीय समिति ने भी बोल दिया है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, पर हम पार्टी स्तर पे भी तो डिसाइड कर लें पहले कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं तो पता चल रहा है मेरे ही पार्टी वाले संतुष्ट नहीं है। तो पार्टी स्तर पर भी एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था गॉडगिल समिति। ठीक है, ये किसकी समिति थी? कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो उसने अपने पार्टी के स्तर पर एक समिति बनाई जिसको बोला जाता है गॉडगिल समिति। ये कब बनाई गई थी? ये भी 1988 में। ठीक है, 1988 में गॉडगिल समिति। याद रहेगा? अब इसकी रिकमेंडेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ें पी.एल. थुंगन पी.वी. थुंगन समिति ने जो जो बोला उसी को इसने रिपीट किया, तो आपको याद नहीं रखना है, बस लिख लीजिए सेम एज पी.के. थुंगन समिति। ठीक है,
उसी के समान रिकमेंडेशन इसने भी दी। तो आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। समझ आया? यहाँ तक कोई समस्या? आगे बताऊं? ठीक। इन तीनों रिपोर्ट के अनुसार, अब तीनों जगह से हमको पता चल गया, एक समिति पर्टिकुलर पंचायती राज पर बनी थी, उसने भी बोल दिया क्या होना चाहिए, हमने संसदीय समिति भी बना दी, और अंतिम रूप से हमने पार्टी स्तर पर भी समिति बनाकर देख लिया कि भाई क्या होना चाहिए, और इन सबका रिकमेंडेशन एक जैसा आया। तो पहली बार राजीव गांधी ने प्रयास किया कि क्यों ना इसको हम संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दें। ठीक है, और इसके लिए 64वां संविधान संशोधन लाया गया, 64th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1989 में। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा 64th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन एक्ट लाया गया, विधेयक लाया गया। एक्ट नहीं बना भाई ये, क्योंकि बीच में लोकसभा पे जाएगा और राज्यसभा में ये गिर जाएगा। क्या बोला, समझ आया? 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। विधेयक, ये विधेयक शब्द याद रखिएगा, अधिनियम नहीं था, ये विधेयक था, क्योंकि पारित नहीं हुआ था। कोई भी चीज पारित होने के बाद क्या बनती है? अधिनियम बनती है। हाँ, अभी ये क्या है? विधेयक। ठीक है, ये लोकसभा से पारित हुआ लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। ठीक है, लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, और इसी के कारण राजीव गांधी की सरकार भी गिर गई। ठीक है, इसी के कारण राजीव गांधी की सरकार गिर जाती है। आगे हम देखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो नई सरकार बनती है। अब जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे वीपी सिंह। किसकी सरकार बनी? वीपी सिंह। वीपी सिंह। ठीक है, ये भी अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन से सरकार बनी थी। इसने भी कोशिश की कि क्या लेके आया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की कोशिश की जाए, पर ये भी समिति इसको पास कराते कराते फेल हो गई और ये भी कोलैप्स कर गई। ठीक है, याद रहेगा वीपी सिंह। ये भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी 1989 की बात है। दोनों ही घटना कब हो गई है? 1989 में। ठीक, वीपी सिंह याद रहेगा। अब हमारे अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पी वी नरसिम्हा राव। पी वी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनकी सरकार जाने के बाद, वीपी सिंह की सरकार जाने के बाद अगले प्रधानमंत्री कौन बने? पी वी नरसिम्हा राव। और इन्होंने, और इसी समय ये तो प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री इसी समय कौन है? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन, जितने भी बड़े बड़े काम हुए, जितने भी, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वैश्वीकरण हो, ग्लोबलाइजेशन, वो सब किस टाइम पे हुए? इन्हीं के समय में। ठीक है, हाँ, ठीक है, चाहे आई राजीव गांधी के समय में थी वो। ठीक है, कांग्रेस की ही कमेटी है वो। ठीक है, मानेंगे दोनों उसकी रिकमेंडेशन, लेकिन आएगी किसके समय में? राजीव गांधी। ठीक है, पी वी नरसिम्हा राव। ठीक, इन्होंने पहली बार 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कब? 1992 में। जो पारित कब हुआ? 1993 में। ठीक है, ये जो कहानी है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की, ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब ये नरसिम्हा राव की जो कहानी है, यहाँ कैसे आएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, उसका नाम क्या होगा, किस दिन लोकसभा में जाएगा, किस दिन राज्यसभा में जाएगा, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब चीज़ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कमिटी, क्योंकि ये जो टेन्योर है 73rd एक्ट जो आ रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्या होगा, पंचायतों को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। और यहीं से हम पंचायती राज अधिनियम लेके आएंगे और फिर पंचायती राज अधिनियम का एक्ट चालू होगा। ठीक है, फिर उसके सेक्शंस हम देखते चलेंगे, एक एक करके सभी धाराओं के बारे में जानेंगे। ठीक, तो कल समझ लो पंचायती राज अधिनियम का इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे लाया गया, इसका पूरा नाम क्या है, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर एक एक धारा करके सभी को हम पढ़ना चालू करेंगे। बात समझ आई? तो अभी तक जो हम देखे ये इसका इतिहास था, पंचायती राज का इतिहास। कल से हम इसका प्रेजेंट पढ़ेंगे, मतलब कि ये एक्ट कैसा है, कब से लागू है, इसका इम्पैक्ट कैसा है, सबसे पहली बार कहाँ पर लागू किया गया, कब कहाँ पर लाया गया, कहाँ से पारित हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आया? आपका काम है कि आज जब आप घर जाओ तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो करने की कोशिश करो। ठीक है, यदि कोई डाउट आए तो हम उसको क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। पढ़ सब रहे हैं, हमारे जैसे नहीं पता कितने कोचिंग और कितने बच्चे, और नहीं पता कितने पढ़ाने वाले लोग। ठीक है, पढ़ेंगे सब, पर पाएगा वही जो ज़्यादा मेहनत करके गया है, जो कि अपने डाउट्स पूरे क्लियर करके गया है। ठीक है, जो चीज़ मेरे से हो सकती है मैं करूँगा, मेरे से नहीं हो सकती, जहाँ से हो सकती है वहाँ से करो, पर डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? बिना क्वेश्चन लगाए आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, चाहे आप कितनी भी बार पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जैसे आज हमने इतिहास कंप्लीट कर लिया, यहीं तक है इतिहास, इसके बाद एक्ट चालू हो जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इस वीक के लास्ट में जहाँ तक हम पढ़ पाएंगे, सैटरडे को मे बी टेस्ट रहेगा पंचायती राज का। ठीक है, जहाँ तक भी पढ़ पाएंगे अपन वहाँ तक। तो आपकी जिम्मेदारी, यदि आपने शुरू से क्लास नहीं की है तो पुरानी क्लासेस आप ऑनलाइन देखें ऐड होके। ठीक है, वैसे तो दोनों यूट्यूब पे डली हुई है तो आपको उसमें भी समस्या नहीं, आप यूट्यूब से देख सकते हो, पर क्लास कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन आए वो आपसे डील हो पाए। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर समझेंगे कि क्यों नहीं हो पाया। ठीक, तो कल यहाँ तक पढ़ के आइए, कल यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे।